तो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। और आज के सेशन में आप सबों का स्वागत है। मैं वीरेंद्र आपको मॉडर्न हिस्ट्री का रिवोल्ट ऑफ 1857 के सेशन में स्वागत कर रहे हैं। और आज हम लोग दूसरा क्लास रिवोल्ट ऑफ 1857 का कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह को लेकर के हमने जो पिछले क्लास में बात किया था वो क्या क्या किया था, जैसे इसके नेचर पर बात कर चुके थे। नेचर पर बेसिकली हम लोग इसके नेचर पर बात किए थे। और नेचर क्या था, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचारधारा था, जिसमें हमने कुछ विद्वानों का नाम बताया था। जैसे कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलनकारी में जो स्वतंत्रता सेनानी था बी.डी. सावरकर, उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को किस रूप में देखा और किस स्वरूप में परिभाषित किया। तो उन्होंने कहा था कि यह विद्रोह भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। लेकिन आर.सी. मजूमदार ने कहा यह राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। पी. रॉबर्टसन ने कहा था कि यह एक सिपाही विद्रोह था, जिसका शुरुआत सिपाहियों ने किया था और जिसके तात्कालिक कारण थे चर्बीयुक्त कारतूस। इसी तरह से अलग अलग विद्वानों ने कुछ अलग अलग विचारधारा रखा और उसी को हम लोग कवर किए थे। आज हम लोग सिर्फ उसके विस्तार को करते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह का विस्तार कहां से कहां तक हुआ, विस्तार की बात करते हैं, एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो यह एक्सपेंशन शुरू कहां से हुआ था, इसके लिए दो डेट याद रखिएगा। पहला डेट है 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 का समय है 1857 का समय है, जब मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे बैरकपुर छावनी के। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ये कहाँ का था, तो बैरकपुर का था, ने इस विद्रोह की शुरुआत किया था। इस विद्रोह का शुरुआत किया। कैसे किया, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दिलचस्प कहानी यह है कि विद्रोही सिपाही मंगल पांडे के साथ साथ जो भारतीय मूल के जितने भी इंडियन आर्मी थे, जो ब्रिटिश सेना में शामिल था, उन सैनिकों के लिए एक नया राइफल दिया गया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। कौन सा राइफल? एनफील्ड राइफल था। एनफील्ड राइफल। इस राइफल की खासियत क्या थी कि यह लोहे का बना था, जिसको तोड़कर कारतूस भरा जाता था। इस राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे वह चमड़े के एक थैले में बंद होता था, अर्थात इस चमड़े के थैले पर एक रैपर लगा होता था। यही चमड़े का रैपर था, जिसमें गाय और सुअर का चर्बी मिला होने का संभावना डर था। गाय और सुअर का इस रैपर में लगा हुआ था और इसके अंदर कारतूस भरा रहता था। अब इसी को दांतों से तोड़कर बंदूक में भरना होता था। अगर कोई मुस्लिम सैनिक है तो उसके लिए गाय के जगह पर सुअर वर्जित माना जाता है धार्मिक रूप से, और अगर हिंदू है उसके लिए गाय वर्जित माना जाता है, हिंदू के लिए, और ये था मुस्लिम के लिए।
जब तक दांतों से तोड़ता नहीं कैप को तब तक कारतूस भर नहीं पाता। और ऐसी अफवाह सैनिकों में फैला और इस राइफल को लेने से इनकार कर दिया। संजोग से ऐसा हुआ एक परेड के दौरान जब बैरकपुर के सैनिक छावनियों में इस पर दबाव डाला गया तो मंगल पांडे ने बड़ा ही आक्रोशित होकर के उस कारतूस को तोड़कर बंदूक में भरा और शूट कर दिया। लेकिन शूट किया किसके ऊपर? असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जो सुप्रिटेंडेंट थे जनरल बाग पर। परिणाम ये हुआ कि वह वहीं डेड हो गया और डेड होने के बाद उन्हीं के सैनिकों के द्वारा इसे अरेस्ट करने के लिए आदेश दिया और यह चिंगारी की तरह चारों तरफ फैल गया और बैरकपुर से सीधे पूरे भारत के खास करके जो उत्तरी और मध्य भारत था वहां पर यह खबर फैली कि मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया है और मंगल पांडे ने चर्बयुक्त कारतूस के अगेंस्ट में पूरा विद्रोह किया। और इस विद्रोह का शुरुआत ऐसा हुआ कि मंगल पांडे के हवा को रोकना मुश्किल हो गया। जहां जहां ब्रिटिश आर्मी में इंडियन मूल के सैनिक थे वे सभी विद्रोही हो गए और इस विद्रोह की शुरुआत हुई। बंगाल से शुरू हुआ, लेकिन बंगाल के अलावे यह मेरठ, कानपुर, लखनऊ, ग्वालियर, ठीक है, बरेली, इलाहाबाद और दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली पहुंचकर एक तरह से कह सकते हैं कि बहादुर शाह को यहाँ का मुगल बादशाह बना दिया। ठीक है, इसका विस्तार बंगाल, मेरठ, अवध, बरेली, इलाहाबाद, झांसी, लखनऊ, बिहार, ठीक है, दिल्ली पहुंचा। इतने सारे जगहों पर इसका विस्तार हुआ। लेकिन यह विद्रोह कहां नहीं रहा? दक्षिण भारत में के बाद पूर्वोत्तर भारत में, उसके बाद पश्चिमी उत्तर भारत में फैल नहीं पाया था। ठीक है, अर्थात इस क्षेत्रों में तो फैला, लेकिन कहा जाए तो एक तरह से कह सकते हैं इस क्षेत्रों में विद्रोह खूब फैला, लेकिन यहाँ पर कोई भी विद्रोही कार्यक्रम नहीं हुआ, जिसका परिणाम हुआ यह विद्रोह दिल्ली तक जाकर के फिर से ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब्जा कर लिया गया। लेकिन इस दौरान विद्रोह के अलग अलग नेताओं थे और अलग अलग नेतृत्व था, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हुआ। तो यहाँ पर विस्तार की बात करते हैं कि कहाँ हुआ, तो मेरठ से हुआ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। एक तरह से इस विद्रोह की प्रारंभिक शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से हुई। इस विद्रोह का राष्ट्रीय शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। मेरठ से हुआ 10 मई 1857 को और 29 मार्च 1857 को
प्रारंभिक शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत किया गया। मेरठ चूंकि इसलिए चुना गया था, मेरठ एक ग्रेज सिटी था जहां पर छावनी शहर कहा जाता है। दुनिया का कोई भी अगर परिचर्चा हो, कोई भी राजनीतिक घटना हो, भारत का कोई भी राजनीतिक घटना हो, उसकी खबर सबसे पहले मेरठ में चल जाती थी। उनकी खबर सबसे पहले मेरठ छावनियों के सैनिकों को मिलता था और यही कारण था कि मेरठ से ही इस विद्रोह की शुरुआत करने का निर्णय लिया। 11 मई को यह विद्रोही सिपाही को दिल्ली पहुंचना था और दिल्ली में बहादुर शाह को फिर से मुगल बादशाह के रूप में ताजपोशी करना था। लेकिन हुआ तो जरूर, लेकिन बर्मा रेजिमेंट से बड़ी संख्या में सैनिक भारत की सीमा पर आ गया और बहुत ही जल्दी इस विद्रोह को दबा दिया गया। विद्रोह के बाद प्रमुख कारण पर हम लोग चलते हैं। विद्रोह का क्या क्या कारण था उसकी बात करते हैं। विद्रोह के प्रमुख कारण, तीसरा सेक्शन में चलते हैं हम लोग, विद्रोह के प्रमुख कारण। इस कारण में हम लोग क्या क्या देखेंगे, कारण कौन कौन से था, कारण को हम लोग कौन से कारण में देखेंगे। कारण, तो इस कारण को अलग अलग भागों में बांटते हैं। कारण का पहला कारण है राजनीतिक कारण। देखिए, कोई भी कारण होता है तो उसके पीछे 4 ही पक्ष होता है। कोई भी घटना होती है उसके पीछे 4 ही घटना होता है। सबसे पहला राजनीतिक कारण है, और राजनीतिक कारण क्या था, इसके लिए 2 नीति जिम्मेदार थे। कोई भी घटना होता है तो उसके पीछे 3 कारण जिम्मेदार होते हैं। एक होता है मौलिक कारण, एक होता है सामान्य कारण, और तीसरा होता है तात्कालिक कारण। तो राजनीतिक कारण जो विद्रोह का था वह एक मौलिक कारण था। यह विद्रोह का मौलिक कारण, यह विद्रोह का मौलिक कारण था। दिमाग में रखिएगा, मौलिक कारण इसलिए, ओरिजिनल रीजन फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857 का ये राजनीतिक पॉलिटिकल गैदरिंग जो था, इसके लिए 2 व्यक्ति जिम्मेदार था। इसके लिए कितने व्यक्ति जिम्मेदार थे, के लिए 2 नीति जिम्मेवार था। 2 नीति जिम्मेदार था। पहला नीति था सहायक संधि, सहायक संधि, और दूसरा था हड़प नीति, हड़प नीति। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों नीति है, सहायक संधि और हड़प नीति। देखिए, सहायक संधि को लाया गया था 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 1857 के विद्रोह के बहुत पहले की बात है। यह सहायक संधि एक ऐसी नीति थी जो जानबूझ करके थोपा गया था, जिसमें ब्रिटिश आर्मी को देसी रियासत अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से रखते थे और उसका भरण पोषण, उसकी देखभाल, उसका खर्च, आवंटन सब देसी रियासत को करना होता था। ऐसी स्थिति में देसी रियासत के आंतरिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता गया और एक दिन ऐसा होता था कि उस राज्य पर उस राज्य सेना का अधिकार हो जाता था। एक तरह से कह सकते हैं कि डायरेक्टली रूप से यह नहीं ऑक्युपाइज किया जाता था, बल्कि इनडायरेक्टली देसी रियासतों पर सरकार का दबाव जो था वह बढ़ जाता था और उसके इंटरनली मामलों में हस्तक्षेप से वह राज्य, उस राज्य को सरकार अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए या मिलने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। दूसरी तरफ हड़प नीति बहुत ही फेमस नीति था। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी कहा गया। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी थे, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि कोई भी देसी रियासत को अगर अपना पुत्र नहीं हो रहा है, अगर उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसे अपने राज्य को बचाने के लिए किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को वह एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, गोद नहीं ले सकते हैं। इसलिए इसको गोद निषेध की नीति भी कहा गया। कौन सा नीति? गोद निषेध की नीति भी कहा गया। गोद निषेध, गोद लेने से मना कर देना। लॉर्ड डलहौजी
और सहायक संधि, ये दोनों राजनीतिक रूप से, मौलिक रूप से आंदोलन को क्रिएट किया। देशी रियासतों के मन में सरकार के प्रति जो आक्रोश था वह विद्रोह में भड़क गया। एक दो इंपॉर्टेंट बातें सहायक संधि का और हड़प नीति का हम लोग अलग से काउंट कर लेते हैं। सहायक संधि तात्कालिक ठीक है। हड़प नीति और गोद निषेध, इसी को कहा जाता था गोद निषेध की नीति। हड़प नीति को क्या कहा जाता था? गोद निषेध की नीति। जो इसमें क्या होता था कि गोद लेने की मना की गई थी। तो यहाँ पर है सहायक संधि। तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड वेलेजली तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में इस नीति को लागू किया था। 1799 में इस नीति को लागू किया था और इसके तहत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके तहत हैदराबाद के निजाम सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। सहायक संधि को स्वीकार किया। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हैदराबाद के निजाम सहायक संधि को स्वीकार किया, ये दिमाग में रखना है। और क्वेश्चन पूछेगा कि सहायक संधि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, कब इंट्रोड्यूस किया गया और यह किसके द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया या स्वीकार किया गया। तो किसके द्वारा सबसे पहले स्वीकार किया गया? हैदराबाद का निजाम था, जो चिनक्लिच खां भी कह सकते हैं, उन्हीं के द्वारा हैदराबाद को स्थापित किया गया था। ये बात तब की है जब फर्रुखसियर शासन कर रहा था। उसी समय में हैदराबाद को एक्सेप्ट किया गया था एक स्वतंत्र राज्य के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर तीन बातें काफी इंपॉर्टेंट है, मौखिक समझिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि क्या है? सहायक संधि के माध्यम से देशी रियासत के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप करते थे। दूसरा पॉइंट है हड़प नीति। क्या है हड़प नीति? इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। हड़प नीति इसे गोद निषेध की नीति कहते हैं। इसे गोद निषेध की नीति कहते हैं।
कहते थे। यह किसके द्वारा लाया गया? इसे तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। डलहौजी के द्वारा लाया गया लॉर्ड डलहौजी के कैरेक्टर को हम लोग बाद में देखेंगे, जब विभिन्न गवर्नर की बात करेंगे वहां पर। तत्काल हम लोग फोकस कर रहे हैं हड़प नीति को। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1800 इस नीति को 1848 से लेकर के 1855 के बीच पूरे भारत देश में लागू किया गया था। और इसके तहत क्या था? कोई भी देशी रियासत गोद नहीं ले सकता था। इसके अंतर्गत कोई भी देशी रियासत उत्तराधिकारी कर दीजिए, उत्तराधिकारी के रूप में किसी दूसरे को गोद नहीं ले सकते थे। अब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन गया कि उस राज्य को, चूंकि उसका उत्तराधिकारी अब अपना पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र है, और उसको मान्य नहीं था और उसके राज्य पर हड़प किया जाता था। ठीक है, इस नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा, फिर जेतपुर, संभलपुर, बघाट, झांसी, अवध जैसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखा कि यहां पर गोद लेने से मना कर दिया गया, गोद नहीं ले सकता था। अब कोई देशी राजा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर झांसी है। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई है। अब इसको कोई बेटा नहीं है, तो यह झांसी का जो उत्तराधिकारी होगा। अब उत्तराधिकारी, अगर इसका कोई बेटा नहीं है, तो यह उत्तराधिकारी दत्तक पुत्र, जो पुत्र है वह नहीं होगा, ये दत्तक पुत्र नहीं होगा। तो दत्तक पुत्र अब मान लेता था। अब झांसी इस पैनिक हो जाते थे, अब डर से भयभीत हो जाता था कि कहीं ऐसा न हो कि ब्रिटिश सरकार को इसके बारे में पता चले और ब्रिटिश सरकार उस राज्य पर अधिकार कर लेंगे। और कई राज्यों को इस नीति के तहत, ठीक है, अधिकार किया गया, जैसे कि सतारा सबसे पहले, फिर जेतपुर, संभलपुर, ठीक है, बघाट, झांसी, अवध थोड़ा एक्सेप्शन था। यहाँ पर कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। अवध को इसे कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, अवध को किस बेसिस पर मिलाया गया? तो कुशासन के आरोप में अवध को। सबसे पहला राज्य सतारा था, यहीं से, ठीक है, यहीं से मराठा के राज्य को छीन लिया गया था। तो यह राजनीतिक कारण था, ठीक है, जो राजनीतिक कारण डलहौजी के द्वारा लाया गया था। अगला कारण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजनीतिक कारण में, ठीक है,
क्या यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं आर्थिक कारण, बी नंबर में है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, अब देखिए आर्थिक कारण भी विद्रोह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जैसे देखिए आर्थिक कारण में लगान का नियमन होना, जो शासन किसानों के हित में होता था नीति वह नहीं हो पाता था। जो टैक्सेशन की नीति थी काफी उच्च होता था, टैक्स काफी उच्च दर पर लगाया जाता था। जो भूमि का जो टैक्स नहीं दे पाता था उसके जमीन को नीलाम किया जाता था। व्यापार का कानून जो था बहुत ही मतलब भारतीय किसानों और भारतीय उद्योगपतियों के विरुद्ध होता था। ये सभी कारण आर्थिक कारणों में आता है, जिससे भारत के किसान, जो मजदूर थे, जो छोटे मोटे औद्योगिक उत्पादन करता थे, वो सभी के सभी ब्रिटिश सरकार से काफी खपा हो गए। और जब विद्रोह शुरू हुआ तो वे सारे विद्रोहियों के पक्ष में हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत उच्च दर पर लगान का निर्धारण व्यापार का व्यापार कानून, आयात निर्यात कर का उच्च दर औद्योगिक नीति का लाभ भारतीय उद्योगपतियों को नहीं मिलना किसानों के मन में असंतोष का बढ़ना, ये सभी कहीं न कहीं आर्थिक कारण को क्रिएट किया था। एक मन में जो सरकार के खिलाफ था वह दिन प्रतिदिन निगेटिवनेस को बढ़ाता था और किसान अपनी भूमि से वंचित हो जाते थे। जमींदारी व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था और मालबाड़ी व्यवस्था से कई वर्षों से किसान शोषित हो रहे थे। इससे भी आर्थिक रूप से वह लाचार हुए और विद्रोहियों को मदद किया उन्होंने। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था, महाल बाड़ी व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था, ये सभी भारतीय किसानों को भूमिहीन बनाने के लिए उत्तरदायी थे, जो विद्रोह का कारण बना। कहीं न कहीं वे किसान जो बहुत बड़े बड़े किसान का मतलब जमीन का मालिक होता था, अब उसका नियमित समय पर लगान नहीं देने के कारण क्या हो जाता था, वह भूमिहीन बन जाता था और वह अपने आप को एक मजदूर के रूप में काम करने के लिए बाध्य हो जाते थे। ऐसी स्थिति में वह विद्रोहियों के प्रति आकर्षित हुआ और सरकार के प्रति उसके मन में जो घृणा था वह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, जो विद्रोह का कारण बना। के बाद सी नंबर में आता है कुछ सामाजिक कारण भी
जिम्मेदार थे। सामाजिक कारण, बहुत ही ठीक है क्लियर कॉन्सेप्ट है कि समाज जो था, भारत का समाज, वो विभिन्न सामाजिक रीति रिवाजों से बंधा हुआ था, वह उससे बाहर निकलना नहीं चाहता था। जब भी कोई सुधार की नीति ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा लाया जाता था, तो लगता था भारतीय समाज को कि वह ईसाई बनाने के लिए ही ऐसा प्रयास कर रहा था। ऐसी स्थिति में भारतीय ईसाई बनने के डर से उस नए सुधार या उस नए सामाजिक व्यवस्थाओं से वंचित रहना बेहतर समझते थे, जो विद्रोह का कारण बना। तब जब उस नीति को, सामाजिक व्यवस्था को सरकार जानबूझ करके या फोर्सिबल तरीका से समाज पर थोपने लगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर सती प्रथा भारत के समाज की एक रीढ़ सी बन गई थी। एक कुप्रथा थी, सबको पता था, लेकिन उससे वह बाहर निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन जब सरकार, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय में 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसके लिए आंदोलन अभियान चलाया था, तो 29 में कानून बनाया जिसका पूर्ण विरोध किया गया, और इससे भारत के लोगों ने यह समझने लगा यह ईसाई बनाने का एक साजिश है। ठीक है, सरकार के द्वारा भारतीय समाज के सुधार के लिए लाए गए व्यवस्थाओं, कानूनों को भारतीय समाज ईसाई बनाने का ईसाई बनाने का ईसाई बनाने का माध्यम मानते थे। यह भी एक विद्रोह, मैंने संक्षिप्त में इसको लिख लिया, जो भी समाज के सुधार करने के लिए जो व्यवस्था थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसे मानने लगा कि यह ईसाई बनाने का एक साजिश है। तो 3 कारण हुआ। चौथा कारण में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, चौथा कारण है, 3 नंबर का कारण है, वो है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, यह धार्मिक कारण एक सैनिक कारण से रिलेटेड था, सैनिक कारण भी रिलेटेड था। ठीक है, क्योंकि सैनिक कारण इसलिए कि चर्बी कारतूस का प्रयोग, ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग से सैनिकों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंची, जो विद्रोह का कारण बना। के बारे में मैंने बताया कि जो एनफील्ड राइफल था, उस राइफल में जिस कारतूस को भरा जाता था, उस कारतूस को एक चमड़े के थैला में बंद किया गया था, जिसके कैप को दांतों से तोड़कर ही कारतूस को निकालना पड़ता था। और उस कैप में जो चमड़ा लगा हुआ था, उसमें गाय और सुअर के चर्बी होने का अफवाह थी सैनिकों में, जिसको लेने से इनकार कर दिया। और अगर जब उसको प्रयोग किया गया तो उससे उस सैनिकों में धर्म का, अपनी भावना को ठेस पहुंचने की, ठीक है, एक तरह से मर्यादा को ठेस पहुंचने का, ठीक है, लांछना लग गया, और वह विद्रोही बन गए और विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गए। ये विद्रोह का कारण बना। इसे विद्रोह का तात्कालिक कारण माना गया। इसे विद्रोह का तात्कालिक कारण माना गया। तात्कालिक कारण माना गया। भारतीय सैनिकों को
वेतन वृद्धि, सुरक्षा, सुरक्षा, उसके बाद मुआवजा, मुआवजा की कोई कोई गारंटी, कोई सुरक्षा या निश्चितता नहीं थी। उसके मन में बढ़ता असंतोष था, असंतोष था, जो विद्रोह का कारण बना। देखिए बहुत ही ये लॉजिकल कारण है, सैनिक कारण, जिसमें भारतीय सैनिकों को वेतन की संभावना, वेतन वृद्धि की कोई संभावना नहीं थी। एक कांस्टेबल के रूप में वह बनते थे और कांस्टेबल के रूप में ही रिटायर हो जाते थे। जब भी उसको भारत से लंदन भेजा जाता था तो उसको सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं मिलती थी, उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता था, मरने पर उसका कोई पेंशन नहीं मिलता था। और ऐसी स्थिति में उसके मन में एक असंतोष सी व्यक्त थी, एक संकोच की भावना थी, एक कॉम्प्लेक्स उसका मेंटलिटी बनता जा रहा था। तो डिससेटिस्फैक्शन भी विद्रोह का कारण बना। जब उसे देखा, आंखों के सामने में देखते थे कि जब उनसे कम पढ़े लिखे अगर ब्रिटिश नस्ल के कोई सैनिक था तो उसका अगर कांस्टेबल पर के पोस्ट पर अगर नियुक्त होता था तो वह बहुत ही बड़े पोस्ट पर चले जाते थे। लेकिन इंडियन अगर कांस्टेबल के रूप में बने हैं तो कांस्टेबल से ही रिटायर होते थे, उसे एक तरह से प्रमोशन नहीं मिलने की संभावना थी। और इससे भारतीय सैनिक दिन प्रतिदिन टूटता जाता था, वह संकोच भस कुछ बोल नहीं पाते थे। और जब उसे मौका मिला मंगल पांडे के द्वारा जब विद्रोह किया गया तो उस विद्रोह में बहुत ही आसानी से वह शामिल हो गया। तो इस तरह से इस चारों कारण का हमने डील किया और यही कारण था विद्रोह के प्रमुख कारणों में। ठीक है, तो आप बहुत ही बखूबी समझा कि भारतीय इतिहास में मुगल काल के अंतिम समय में जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका एक कारण नहीं थे, जो मौलिक कारण था वह क्या था, राजनीतिक कारण था, जिसमें सहायक संधि और गोद निषेध की नीति था, जिसके लिए दो व्यक्ति जिम्मेदार थे, एक था लॉर्ड वेलेस्ली और एक था लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कारण थे जो सामान्य कारण के रूप में रहा, जैसे लगान की नीति, टैक्सेशन पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी, किसानों के लिए मूल्य निर्धारण, औद्योगिकरण की बात, ये सारी चीज कॉटेज जो स्मॉल इंडस्ट्रीज था उस पर जो भारी कर लगा दिया था वो, उसके बाद भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें ब्रिटिश सरकार का जो लगातार हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था वो हस्तक्षेप, उसके बाद सैनिकों में बढ़ता हुआ असंतोष था। ये सारे कारण ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक तरह मतलब अंत का एक तरह से ताबूत का कील साबित हुआ जब मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब आता है इस विद्रोह में जितने भी क्षेत्र शामिल हुए थे, जैसे दक्षिण भारत शामिल नहीं था, उत्तर भारत में, पश्चिमी उत्तर भारत में शामिल नहीं था, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में शामिल नहीं था, जो सेंट्रल इंडिया था वही इसमें विद्रोह में शामिल हुआ था। तो आखिर इस विद्रोह के कहां कहां केंद्र थे और कहां कहां इसके नेता थे, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं संबंधित नेता, नेता का मतलब हुआ लीडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यही असफलता का कारण भी शामिल हुआ था। विद्रोह के प्रमुख केंद्र, विद्रोह का केंद्र, कुछ प्रमुख केंद्र हम यहाँ पर काउंट करने का प्रयास करते हैं। और विद्रोह के प्रमुख नेता है, कौन कौन से नेता है। ठीक है, तो चलिए विद्रोह का केंद्र में सबसे पहला केंद्र जो था आपका
29 मार्च को शुरू हुआ था बैरकपुर से, वहां से प्रारंभिक शुरुआत हुई थी। और मेरठ जो है, मेरठ से राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ था 11 मई को, 10 मई को, ठीक है। लेकिन ये दोनों सेंटर हम यहाँ पर वर्णन नहीं करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय केंद्र जो था वह दिल्ली था। दिल्ली राष्ट्रीय केंद्र था, राष्ट्रीय केंद्र था। यहाँ के नेता थे जो भारत का मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर हुए, ठीक है। और एक और नेता थे एवं जनरल वक्त खां थे, जनरल वक्त खां ये सेना का कमांडर था। इसके बाद विद्रोह का दूसरा जो चैनल हुआ वह था कानपुर। कानपुर के नेता थे नाना साहब। यह नाना साहब जो बाजीराव द्वितीय था उसका दत्तक पुत्र था और सतारा की रियासत में थे, और सतारा को लॉर्ड डलहौजी ने खड़क नीति के माध्यम से एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद था ग्वालियर। ग्वालियर का जो विद्रोह का सेंटर था वहां पर था तात्या टोपे, तात्या टोपे। इसके बाद आया लखनऊ में बेगम हजरत महल इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है, बेगम हजरत महल। उसके बाद अगला आता है ग्वालियर के बाद झांसी। यहाँ के महारानी लक्ष्मी बाई जो अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ विद्रोह किया था, जिसको झांसी का युवराज मानने से इनकार कर दिया था दामोदर राव। इसके बाद आया इलाहाबाद का जो प्रमुख क्षेत्र था वह लियाकत अली थे। इसके बाद बिहार का आरा जगदीशपुर का क्षेत्र था, जो बिहार में मुख्य सेंटर में था, वह था वीर कुंवर सिंह थे। इसको बाबू कुंवर सिंह भी कहा गया। और बिहार का एक और प्रमुख क्षेत्र था पटना, जिसके नेता थे पीर अली। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, पीर अली कोई नेता नहीं था बल्कि यह कि पुस्तक विक्रेता थे, और यह पुस्तक विक्रेता बैंडिंग करने का काम करता था और विद्रोहियों को अपने पुस्तकों में बड़े बड़े मतलब सुराग बना करके, उसका आकार बना करके हथियारों का सप्लाई करता था। ब्रिटिश जब आर्मी चीफ इसके बारे में पता किया तो इनको अरेस्ट करके, ठीक है, एक तरह से विद्रोही के लिए देशद्रोही के रूप में इसको जेल में डाल दिया। तो इस तरह से महत्वपूर्ण विद्रोही सेंटर था, जिसमें दिल्ली, कानपुर, ग्वालियर, लखनऊ, झांसी, लखनऊ, ठीक है, उसके बाद आगरा, जगदीशपुर, इलाहाबाद और पटना ये बिहार के संदर्भ में दो सेंटर है। वीर कुंवर सिंह के सहायक थे उनके भाई अमर सिंह भी, जिसको कहा जाता है कि बाद में उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब देखिए, जितने केंद्र थे उतने अलग अलग नेता था। इन सबों के पास कोई नेशनल विजन नहीं था, बल्कि अगर देखा जाए तो बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह थे, इनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को विद्रोहियों ने वापस किया था, ठीक है। उसके बाद नाना साहब को सतारा चाहिए था, तात्या टोपे का ग्वालियर का घराना चाहिए था, बेगम हजरत महल को लखनऊ की रियासत चाहिए थी, लक्ष्मीबाई को झांसी की जागीरदारी चाहिए थी, उसी तरह से लियाकत अली को इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वहां की जागीरदारी चाहिए था, वीर कुंवर सिंह की जमींदारी चाहिए था। सबका अपना अपना विजन था, जिसके कारण कोई भी एक राष्ट्रीय मकसद नहीं मिल पाया था।
भले कि विद्रोह के लिए जो मूल उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश सत्ता से आजादी दिलाना था, लेकिन ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला, इसलिए यह विद्रोह असफल हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वह ये आ जाता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए, इन विद्रोहियों के प्रमुख नेता हुए, अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह संचालित किया गया, फिर भी पूरे भारत में तो नहीं लेकिन अधिकांश भारत के क्षेत्रों में यह विद्रोह फैला, फिर भी असफल क्यों हो गया? इसके पीछे क्या कारण थे? इसके पीछे 2-3 कारण तो अंग्रेजों की तरफ से था, जिसमें योग्य सेनापति का नेतृत्व था, और दूसरी तरफ से भारत के अलग अलग नेतृत्व था, और तीसरा महत्वपूर्ण कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण था बहादुर शाह द्वितीय का कमजोर कैरेक्टर। वो 80 वर्ष की आयु में इस विद्रोही नेताओं का नेतृत्व संभाला था, और 80 वर्ष की आयु में वह संभाल तो लिया, लेकिन उसकी कमर में उतनी ताकत नहीं रही कि वह अंग्रेजों का मुकाबला कर सके, और बहुत ही आसानी से हडसन, निकलसन और कैंपबेल जैसे योग्य ब्रिटिश सेनापति ने उसको बाध्य कर दिया अपने संधि के लिए, और उसे इच्छा अनुसार रंगून भेज दिया गया। तो चलो ब्रदर, आज हम लोग जिस पॉइंट को देखा वह 3 पॉइंट महत्वपूर्ण था, जैसे विद्रोह का विस्तार कहां कहां हुआ, प्रारंभिक शुरुआत कहां से हुई, राष्ट्रीय शुरुआत कहां से हुई, दूसरा देखा हमने इस विद्रोह का क्या कारण था, और तीसरा हम लोग देखे कि इस विद्रोह में कहां कहां सेंटर था और उस सेंटर का मुख्य नेता कौन थे। ठीक है, जो शेष बचता है वो क्या बचता है? बचता ये है कि विद्रोह के असफलता के क्या कारण थे और विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो विद्रोह की असफलता का कारण और विद्रोह के परिणाम को हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और आज इतना ही देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव हुआ होगा, और आपके लिए काफी लाभदायक भी हुआ होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।